हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी एलटी प्रवक्ता के पाठ्यक्रमों में लगे संस्कृत साहित्य के पोर्शन पर, जिसके अंतर्गत हमने संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं को शामिल किया है। इस पूरे लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, कितने अंकों में विभाजित है और उनका नेचर क्या है, और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि संस्कृत साहित्य का भी बहुत ही अहम रोल रहता है इन प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं में, तो आपको अब ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी पाठ्यक्रम में लगे हुए रचनाकार हैं सब पे आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी इस पूरे लेक्चर में मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आखिरी तक आप इस लेक्चर को देखेंगे। जो भी आपको नया पॉइंट लगेगा या फिर लगेगा कि हमें नोट करना चाहिए, उसको अपने नोटबुक में आप लोग नोट भी करते जाइए। तो चलते हैं, सीधे हम चर्चा करते हैं। पहले जो रचनाकार हैं जिनका नाम है महाकवि भास। भास के जीवन चरित्र के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये कालिदास से पूर्ववर्ती थे। इस अनुमान का कारण कालिदास द्वारा इन्हें नाटककार के रूप में मान्यता देते हुए मालविकाग्निमित्रम नाटक में सादर स्मरण किया जाना है। कालिदास ने याद करते हुए लिखा है, प्रथित यशाम भास सौमिल्ल, यानी कि कालिदास ने खुद मालविकाग्निमित्रम नामक अपनी रचना में माना है कि महाकवि भास उनसे पूर्ववर्ती थे। इसलिए जब भी जैसे आप हिंदी के प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो कवियों का जीवन कालक्रम पूछ दिया जाता है, तो बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि संस्कृत के रचनाकारों का भी एक क्रम पूछ लिया जाए। तो जब भी भास की चर्चा होगी तो वो कालिदास से पहले माने जाएंगे। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और खुद कालिदास ने भी किस रचना में माना है, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो मालविकाग्निमित्रम में। गणपति शास्त्री ने भास का समय ईसा पूर्व 4th शताब्दी माना है। यानी कि महाकवि भास पर रिसर्च करने वाले जो विद्वान हैं टी गणपति, उनके अनुसार ईसा पूर्व 4th शताब्दी इनका समय माना जा सकता है। अगर रचनाओं की बात करें तो भास के कुल 13 नाटक प्राप्त होते हैं जिनके विभिन्न कथा स्रोत हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भास के कुल कितने नाटक हैं, तो इनकी संख्या है 13। और इन नाटकों का जो स्रोत है वो अलग अलग विषयों पर है, जिसमें कि पहला है उदयन कथा मूलक नाटक, दूसरा है महाभारत कथा मूलक नाटक, इसके बाद कल्पना पर आधारित नाटक इन्होंने लिखा है, इसके अलावा रामायण कथा मूलक नाटक। तो क्रमशः हम इन स्रोतों पर चर्चा करते हुए और उनके अंतर्गत कौन कौन से नाटक शामिल हैं, उनकी कथा वस्तु क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं उदयन कथा मूलक नाटक पर आधारित भास के 2 नाटक मिलते हैं, जिसमें कि स्वप्न वासव दत्तम पहला नाटक। यह नाटक कुल 6 अंकों में है। इसमें उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा है। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो पहला ही नाटक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 अंकों में है, उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है और सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अगर दूसरे नाटक पर बात करें जो कि उदयन कथा पर आधारित है, तो प्रतिज्ञा यौगंध नारायण, यह 4 अंकों का नाटक है। इसमें उदयन वासव दत्ता के प्रेम विवाह के साथ ही मंत्री यौगंध नारायण द्वारा राजा उदयन को राजा प्रद्योत से छुड़ाने का वर्णन है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों नाटक किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस आपको ध्यान में रखना है, अंकों का ध्यान में रखना है। स्वप्न वासव दत्तम 6 अंकों में है, प्रतिज्ञा यौगंध नारायण 4 अंकों में है। बाकी जो कथा वस्तु है इन दोनों की सेम है। अगले नाटकों पर चर्चा करें तो महाभारत कथा मूलक नाटक है, जिसमें कि पंचरात्र पहला नाटक। इस नाटक में 3 अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण द्वारा दुर्योधन से पांडवों का राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी जाती है। दुर्योधन ने कहा कि 5 दिन में पांडव मिल जाते हैं तो मैं उनका राज्य वापस कर दूंगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिल जाते हैं। तो ये पंचरात्र की कथा वस्तु थी। ये 3 अंकों में है और आप देख रहे हैं कि 5 दिनों में पांडवों को खोजना है और
इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किया है द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य के प्रयत्न से 5 दिन में ही पांडव मिल जाते हैं और इस नाटक के शीर्षक में ही इसकी कथा वस्तु छिपी हुई है। तो इसलिए ऐसे ही कोरिलेट करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को सफलता मिलेगी। अगले नाटक पर चर्चा करें तो बालचरित। ये नाटक कुल 5 अंकों में है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है। बालचरित नाटक के केंद्र में है श्री कृष्ण, इनके जन्म से लेकर मथुरा गमन तक। ठीक है, मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है 5 अंकों में। अगला नाटक है उरुभंगम। यह भास रचित एकांकी है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघाभंग करने का वर्णन है। तो उरुभंगम का मतलब है कि जंघा को तोड़ना या उसको छिन्न भिन्न करना। ये दुर्योधन की जंघा को इसमें विषय वस्तु बनाया गया है। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। अगला जो नाटक है दूतवाक्यम। दूतवाक्यम इस एकांकी नाटक में युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने की कथा वर्णित है। इसके भी शीर्षक में ही है दूतवाक्यम। दूत मतलब संदेश भेजने वाला और वाक्य मतलब जो भी उनका कथन है, संवाद है। तो दूत बनकर कौन गया है? श्री कृष्ण। सन 2013 की प्रवक्ता की परीक्षा जब हुई थी यूपी पीजीटी की, तो उसमें ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, विषय वस्तु को लेकर। अगला प्रश्न है दूत घटोत्कच। इस एकांकी में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा दुर्योधन द्वारा उनके अपमान का वर्णन है। तो ये भी दूतवाक्यम की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो कथा वस्तु है वो भिन्न है। ठीक है, अगला जो नाटक है मध्य व्यायोग। इस एकांकी नाटक में पांडवों द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने का वर्णन है। इसमें भीम, हिडिंबा तथा घटोत्कच का पुनर्मिलन वर्णित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि किस एकांकी में या नाटक में भीम, हिडिंबा और घटोत्कच का पुनर्मिलन होता है। सही जवाब होगा मध्यम व्यायोग। अगला जो नाटक है कर्णभार। इस एकांकी नाटक में कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा वर्णित है। इसके भी शीर्षक में पूरा अर्थ छिपा हुआ है कि कर्ण जो भी भार मतलब जो भी उसको धारण किया है, यानी कि कवच कुंडल, वो इंद्र को दान में दे देता है। कर्ण को आप जानते हैं कि दानी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस एकांकी की विषय वस्तु के केंद्र में कर्ण और इंद्र हैं। तो इस तरीके से हमने महाभारत पर आधारित जो भी नाटक लिखे गए हैं महाकवि भास द्वारा, उनके विषय वस्तुओं को और कितने कितने अंकों में बटे हैं उनको भी देख लिया। अब अगले नाटक पर बात करते हैं जो कि रामायण कथा मूलक नाटक है, जिसमें सबसे पहला नाटक आता है प्रतिमा नाटकम। यह कुल 7 अंकों का नाटक है। इसमें पूरी राम कथा संक्षेप में वर्णित है। भास का यह सबसे बड़ा नाटक है। इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिमा नाटकम ये बीएचयू के पाठ्यक्रम में भी लगा है। जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे हिंदी ऑनर्स के साथ, वहाँ पर भी पढ़ने का मौका मिला होगा अगर पाठ्यक्रम बदला नहीं होगा तब, तो आसानी रहेगी। 7 अंक में बटा हुआ नाटक पूरे रामकथा को आधार बनाया गया है और ये भास का सबसे बड़ा नाटक, यानी कि 7 अंकों में। इससे पहले मैंने एक नाटक की चर्चा की थी स्वप्नवासव दत्तम, जो कि 6 अंकों का था। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ा है। अगला नाटक अभिषेक नाटकम। यह 6 अंकों का नाटक है। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा वर्णित है। अंत में राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। तो आप देख रहे हैं प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम दोनों राम के जीवन पर आधारित कथा नाटक है, और एक 7 अंक में है, दूसरा 6 अंक में। अगले नाटक पर बात करें तो कल्पना मूलक नाटक है, यानी कि पूरी एकदम कोरी कल्पना पर आधारित नाटक, जिसमें पहला नाटक है अविमारक। अविमारक यह 6 अंक का नाटक है। इसमें राजकुमार अविमारक और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का प्रेम विवाह वर्णित है। इसके बाद जो अगला नाटक है कल्पना मूलक नाटक चारुदत्त। यह 4 अंक का नाटक है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और वेश्या वसंत सेना की प्रेम का वर्णन है। यह अधूरा नाटक है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट कि महाकवि भास का अपूर्ण नाटक कौन सा है, तो चारुदत्त है। चारुदत्त कुल 4 अंकों में है। इसके शीर्षक में भी आप देख रहे हैं चारु शब्द लगा है। तो
ऐसे ही याद करने के लिए आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि चारुदत्त 4 अंकों में है और चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है और ये अपूर्व नाटक है। भास के बाद संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े रचनाकार महाकवि कालिदास का नाम आता है। कालिदास के जीवन परिचय के बारे में क्या बताऊं, ये भी बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, और बस अनुमान ही लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उस पर हम सीधे चलकर चर्चा करते हैं। 3 नाटक लिखा कालिदास ने, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तीनों एक से एक नाटक, जिसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम इनका सबसे फेमस प्रसिद्ध नाटक रहा है। बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम पर। यह नाटक कुल 5 अंकों में है। मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन है। इसमें कुल 96 श्लोक हैं, यानी कि 96 श्लोक हैं। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट अगर पूछ लिया जाए कि कालिदास का पहला नाटक कौन है, तो मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है। अगले नाटक पर चर्चा करें तो विक्रमोर्वशीयम। यह 5 अंकों का त्रोटक नाटक है। जब आप रूपक पढ़ेंगे तो रूपकों की संख्या कुल 10 है और उपरूपकों की संख्या कुल 18 है, तो उसी के अंतर्गत त्रोटक इत्यादि आते हैं। तो ध्यान में रखिए कि जब भी त्रोटक की बात की जाए और कालिदास की बात की जाए तो विक्रमोर्वशीयम नाम का जो उनका नाटक है वो इसके अंतर्गत आएगा। बस एक ही ये त्रोटक के अंतर्गत आता है, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यह 5 अंकों में है। कालिदास इसमें अप्सरा उर्वशी और पुररवा के प्रणय विवाह का वर्णन किया है। पुररवा का अर्थ मेघ है और उर्वशी का अर्थ बिजली है। इसमें कुल 65 श्लोक हैं और यह कालिदास का दूसरा नाटक है। जब भी नाटकों के क्रम आएंगे तो इसमें आप पहले बताएंगे मालविकाग्निमित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, लगभग सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये नाटक लगा रहता है। कहीं कहीं पूरा लगा रहता है, कहीं कहीं इसका जो खास अंक है जिसे चतुर्थ अंक कहा जाता है, बिना इसके लगे वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम अधूरा माना जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सारे लोगों ने पढ़ा होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखित अंतिम रचना और नाटक है। ये पहला ही जो पॉइंट है फैक्चुअल दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अंतिम रचना के रूप में है अभिज्ञान शाकुंतलम और नाटक भी आखिरी ही है। इसमें कुल 7 अंक हैं। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। 3 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। पहले तो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम दिखाया गया है, फिर दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर चला जाता है, इसके बाद में पुनर्मिलन भी होता है। बहुत ही लंबी कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इसके पात्रों को भी आप एकदम ध्यान में रखिए, कर्ण को एकदम से ध्यान में रखिए। और अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम जो शब्द बना हुआ है, शकुंत माने पक्षी से घिरी हुई छोटी सी बच्ची मिली थी महर्षि कर्ण को, जो कि स्नान करने जा रहे थे, तो फिर उन्होंने इसका लालन पालन किया, इसीलिए उनको धर्म पिता भी कहा जाता है। तो जिन लोगों ने इस नाटक को पढ़ा होगा और इसको बड़ा ही मन लगाकर टीचर पढ़ाते भी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस संस्कृत साहित्य कई लोग रेगुलर क्लासेज नहीं किए रहते हैं तो उनके लिए दिक्कत होती है। बाकी इस लेक्चर के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका जो आधार है महाभारत का आदि पर्व है। महाभारत में कुल 18 पर्वों की चर्चा की गई है और उसमें आदि पर्व से ये कथा ली गई है। शकुंतला नाटक में साधारण गद्य के लिए सौरसेनी प्राकृत एवं पद्य के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है। ये एक नया आप लोगों को फैक्ट मिला होगा कि संस्कृत के साथ साथ प्राकृत शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ, भाषा का प्रयोग हुआ है। खासतौर से जो निम्न जाति के या फिर स्त्रियां अपना संवाद बोलती हैं वो प्राकृत में लिखा गया है और जो पुरुषों द्वारा बोला गया है या फिर उच्च वर्ग द्वारा बोला गया है वो सब संस्कृत में। ये भी पहले लिखने का ट्रेंड रहा करता था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। जर्मन महाकवि गेटे ने इस नाटक की बहुत प्रशंसा की है और कहा कि वसंत का पुष्प और ग्रीष्म का फल यदि एक साथ देखना हो तो शकुंतला में देखें। मानव जीवन के मार्मिक पक्षों का निरूपण इसमें बहुत कुशलता से हुआ है। तो गेटे का ये कथन आप अपने दिमाग में रखिए कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में कहा हुआ है। इसके अलावा काव्येषु नाटकम रम्यम और उन
नाटकों में सबसे अगर बेहतरीन कोई नाटक है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे बेहतरीन अंक है तो चौथा अंक है। और उस चौथे अंक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई श्लोक है तो 4 श्लोकों की चर्चा की गई है। तो जब भी आप अभिज्ञान शाकुंतलम किताब आपके पास हो तो उन चारों अंकों चौथे अंक को तो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, और उस चौथे अंक में जो 4 श्लोक हैं उन श्लोकों को भी अपने ध्यान में रखिए। वो किसी न किसी रूप में परीक्षा में घूमते फिरते आ सकते हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक अलग से भी वीडियोज जो बिरले फैक्ट्स होते हैं उस तरीके के वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिर भी एक दृष्टि तो मैंने दी, उसका आप यूज करिए। ये तो हो गई नाटकों की बात। अब बात करते हैं कालिदास के महाकाव्यों पर। कालिदास ने कुल 2 महाकाव्य लिखे हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम में कुल 17 सर्ग हैं। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ये भी लगभग सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगा रहता है। कुमार संभवम में शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति एवं तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। अगले महाकाव्य की चर्चा करें तो उसका नाम है रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है जिसमें कुल 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर कामुक अग्निवर्ण तक कुल 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन हुआ है। परीक्षाओं में कई बार पूछ दिया जाता है कि कालिदास की किस रचना में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, तो रघुवंशम है। इस महाकाव्य में कुल 1569 श्लोक हैं। इसका नायक रघु है। राम कथा 10वें से 15वें सर्ग तक चलती है, और कुल इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगली रचना विधि के बारे में बात करें तो गीति काव्य है। कुल 2 गीति काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूतम। पहले बात करते हैं ऋतु संहार पे। इसमें 6 सर्ग हैं, 197 श्लोक हैं। यह कालिदास की अप्रौढ़ावस्था की रचना, प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, कालिदास की जब यंग थे कालिदास, यानी कि कालिदास की यह प्रथम रचना है ऋतु संहार। इसमें कुल 6 ऋतुओं की चर्चा की गई है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। कई बार इन ऋतुओं का नाम सामान्य विद्यार्थी भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और यह गीति शैली में लिखा गया है, ऋतु संहार। ठीक है, अगली जो रचना है मेघदूतम। मेघदूतम की कथा पूर्व में और उत्तर में 2 भागों में बटी हुई है, यानी कि ये 2 खंडों में बटा हुआ है। इसमें कुल 121 श्लोक है। इसका जो आधार है वो वाल्मीकि रामायण है। ये भी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से वाल्मीकि रामायण को आधार बनाया गया है मेघदूतम का। मेघदूतम में अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियुक्ता पत्नी यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन है। तो यहाँ पर 2 स्थानों का भी ध्यान में रखना है आपको, अलकापुरी और रामगिरी। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अलकापुरी और रामगिरी का उल्लेख किस रचना में किया गया है। सही जवाब होगा मेघदूतम। इसमें कालिदास का सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। जब हम छंदों के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर मैंने एक वीडियो बनाया भी है छंदों के बारे में, तो मैंने मात्रिक छंदों पे ज़्यादा जोर दिया है। वाणिक छंद के अंतर्गत आता है मंदाक्रांता, तो मेघदूतम में इसका प्रयोग किया गया है। अगर कुछ स्मरणीय तथ्यों पर चर्चा करें कालिदास से संबंधित, तो कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वैदर्भी रीतियाँ, कई रीतियों का प्रयोग किया जाता है, खासतौर से वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये सब रीतियाँ हैं संस्कृत के अंतर्गत। तो ध्यान में रखिए कि जो महाकवि कालिदास हैं उन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इनको कहा गया है उपमा कालिदासस्य। ये काफ़ी कई बार पूछा जाता है कि किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, या फिर उपमा के लिए कौन जाना जाता है, तो कालिदास। कालिदास शैव थे, यानी कि शिव को मानते थे। कई बार संस्कृत के परीक्षाओं में इस तरीके से भी प्रश्न आ जाते हैं कि किस प्रकार के महाकवि थे, शैव थे। श्रुतिबोध नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ का कालिदास प्रणीत माना जाता है कालिदास को, कि जो श्रुतिबोध नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ लिखा गया वो कालिदास का ही है। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीपशिखा की उपाधि दी गई कालिदास को। इसके अलावा उपमा कालिदासस्य नाम की भी इनको उपाधि दी गई है, तो ध्यान में रखिए। और आप जानते हैं कि दीपशिखा महादेवी वर्मा की एक खास रचना भी है। तो ऐसे ही कोरिलेट करके जब भी आप दीपशिखा को देखें तो आपके अंदर महादेवी वर्मा भी एक झलक आनी चाहिए। बाकी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जब चलेगी तो खुद आप एक दूसरे को जोड़कर पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। अगला पॉइंट है कालिदास संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट,
कि अगर गीत काव्य परंपरा की चर्चा करें तो उसमें पहले कवि के रूप में कालिदास आते हैं। कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट ने लिखा, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। महाकवि बाणभट्ट ने कालिदास की प्रशंसा करते हुए ये पंक्ति लिखी है। तो ये तो हो गया कालिदास का। उम्मीद है कि आप सभी इन तथ्यों को अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी नोट्स बनाते जा रहे होंगे। अगले कवि के बारे में चर्चा करें तो भवभूति का नाम आ रहा है। भवभूति दक्षिण भारत के पद्यपुर के निवासी थे, यानी कि ये उत्तर भारत के नहीं थे, दक्षिण भारत के हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भवभूति भारत के किस क्षेत्र के थे, तो दक्षिण भारत के थे। इनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। कई बार संस्कृत कवियों के माता पिताओं का नाम भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और यही काफ़ी वहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं। सन 2011 के पीजीटी का जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें भी माता पिता का नाम आ गया था और संयोग से मैंने तुक्का का प्रयोग किया था और वो तुक्का सही हो गया। कई बार परीक्षाओं में तुक्का एक अहम रोल निभाता है, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। अगला जो पॉइंट है, भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। कवि गोष्ठी में उम्बेक नाम से जाने जाते थे। तो भवभूति का जो दूसरा नाम है यानी कि मूल नाम है श्रीकंठ। ठीक है, तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट। परंतु इनके श्लोक साम्बु चातु भवभूति पवित्र मूर्ति के आधार पर इनको भवभूति नाम से जाना गया और आगे चलकर यही प्रसिद्ध हो गया। तो आप देख रहे हैं कि भवभूति श्रीकंठ नाम से जाने जाते हैं, इनका वास्तविक नाम है, लेकिन बाद में इनको एक श्लोक के आधार पर भवभूति कहा जाने लगा। इनकी कुछ रचनाओं पर बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह मालती माधव यह भवभूति का प्रथम नाटक है। यह गद्य और पद्य दोनों में, जब भी कोई रचना गद्य और पद्य में रहती है तो उसको कहा जाता है चंपू। तो मालती माधव चंपू विधा की एक रचना है। इसमें कुल 10 अंक हैं। इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मध्यंतिका के प्रणय और परिणय की कथा वर्णित है। यह नाटक गौड़ी रीति में लिखा गया है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। तो मालती माधव जो कि भवभूति द्वारा लिखा गया है और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे उन पे हमने चर्चा की। अगली रचना है महावीर चरितम। महावीर चरितम काफ़ी फेमस रचना, 2013 का एग्जाम जब हुआ था पीजीटी का तो इसमें ये आया हुआ था। इसमें 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक का वर्णन है। इसका उपजीव्य रामायण है। यह वीर रस प्रधान नाटक है तथा गौड़ी रीति में लिखा गया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए, वैसे महावीर जो नाम है वो हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं महावीर, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था कि किसकी कथा का वर्णन है, तो ये राम के विवाह से संबंधित है। ऑप्शन में हनुमान भी दिया था तो कई बच्चे हनुमान भी लगा देंगे, लेकिन सही इसका जवाब होगा राम। तो इन छोटी छोटी बारीकियों को भी आप ध्यान में रखिए। इसको मैं पीडीएफ में भेज देता, आप टेलीग्राम में आराम से देख भी लेते, लेकिन जो बारीकियां हैं जो आप सुनकर चीज़ों को याद करेंगे वो कहीं भी पैसे देने पर भी नहीं आपको मिल पाएंगी। तो प्लीज़ गंभीरता से इस पूरे वीडियोज़ को देखिए और मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप कमेंट्स जरूर करिए। महावीर चरितम वीर रस प्रधान नाटक है तथा गौड़ी रीति में लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो भवभूति हैं वो गौड़ी रीति में ज़्यादा अपनी रचनाओं को किए हैं, जबकि कालिदास वैदर्भी रीति में। तो हमेशा ऐसे जोड़ जोड़ के एक दूसरे को देखते रहिए। भवभूति की अगली रचना है उत्तर रामचरितम, जिसके लिए जाने जाते हैं। उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है और ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है भवभूति का। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। आप जानते हैं कि रामायण में कुल 7 कांड है, उन 7 कांडों में एक उत्तरकांड भी है, उसी को आधार बनाया गया है उत्तर रामचरितम को। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, शंभु हत्या, लवकुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार किए जाने का वर्णन है। यह नाटक वैदर्भी रीति में लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन्होंने ट्रैक चेंज किया, गौड़ी रीति से वैदर्भी रीति में आ गए भवभूति। इसमें करुण रस प्रधान है। उत्तर रामचरितम को जाना ही जाता है करुण रस के लिए और भवभूति को भी जाना जाता है करुण रस के लिए। एक बार यूपीजीआईसी के एग्जाम में हम बैठे थे तो इसमें पहला ही प्रश्न मुझे जो सेट मिला हुआ था उसमें था कि करुण रस के लिए कौन जाना जाता है। सही जवाब रहेगा भवभूति। अगला पॉइंट है, भवभूति ने उत्तर रामचरितम में गर्भ नाटक की मौलिक कल्पना की है। उत्तर रामचरितम के 7 अंक हैं
जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, चित्रदर्शन अंक, पंचवटी प्रवेश, ठीक है, और प्रतिविज्ञान अंक, कुमार विक्रम अंक, कुमार प्रतिविज्ञान अंक, सम्मेलन अंक, छाया अंक, कौशल्या अंक। तो ये कुल अंक है। आप ध्यान में रखिए कि उत्तर रामचरित में कुल 7 अंक है। इसमें रस कौन है? करुण। रीति वैदर्भी रीति। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए। अगर भवभूति पर कुछ स्मरणीय तथ्य हैं तो उनको भी ध्यान में रख लेते हैं। भवभूति करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। भवभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 2 पॉइंट। मालती माधव से भवभूति ने अपना वंश परिचय दिया है, जबकि महावीर परिचय में विस्तृत परिचय दिया है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि मालती माधव में उन्होंने अपने वंश के बारे में बताया कि मैं किस वंश का हूँ, क्या हूँ, और फिर पूरा परिचय दिया महावीर चरित्र में। और उत्तर रामचरित भवभूति ही विशिष्यते, और जो कुछ है भवभूति वो उत्तर रामचरित की वजह से। तो परीक्षाओं में अगर पूछ लिया जाता है कि भवभूति के यश का जो ग्रंथ है या फिर जो रचना है वो कौन सी है, वो है उत्तर रामचरितम। तो उम्मीद है कि भवभूति से जितने भी फैक्चुअल सवाल आएंगे आपके सही हो जाएंगे, और ये वीडियो लेक्चर आपके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे एकदम से उतर रहा होगा। अगले जब कवि हैं भारवी। भारवी भी सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं, और इनकी एक रचना है किरातार्जुनीयम, काफ़ी फेमस रचना है, वो भी सभी पाठ्यक्रमों में लगी हुई है। भारवी पर चर्चा करें तो दंडी द्वारा लिखित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह थे। देख रहे हैं कि भारवी और दंडी एक दूसरे के एक रिलेटिव टाइप के ही लग रहे हैं, यानी कि प्रपितामह है, यानी कि बाबा थे। किसके? दंडी के अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के बाबा थे, प्रपितामह थे। इनका समय लगभग 560 ईस्वी से 660 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये दक्षिण के निवासी थे। आप देख रहे हैं कि दूसरे ऐसे महाकवि हैं जो कि साउथ के हैं। भारवी के पिता का नाम श्रीधर था। कुछ इतिहासकार नारायण स्वामी को इनका पिता बताते हैं। भारवी की माता का नाम सुशीला था। ये सन 2011 के पीजीटी के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। भारवी इनकी कवि उपाधि थी। ये शैव भक्त थे, कालिदास की तरह ये शैव भक्त थे। इनकी पत्नी का नाम रसिकवती था। ये संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली के जन्मदाता हैं। भारवी रचित एक ही कृति प्राप्त होती है, उसका नाम है किरातार्जुनीयम, जिसकी की चर्चा मैं ऊपर कर रहा था। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का महाकाव्य है। बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न ग्रंथ है। अब इसमें नया वर्ड आ गया बृहत्त्रयी। ये क्या है? संस्कृत रचनाकारों में बृहत्त्रयी कुछ ग्रंथ माने गए हैं, जिसमें कि किरातार्जुनीयम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे शिशुपाल बधम, तीसरे नंबर पर नैषधीचरितम। ये 3 ग्रंथ माने जाते हैं। और जो मैंने एक सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दिया है, उस नोट्स को भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्रम से मैंने उसमें सर्गों का भी दिया 18, 20 और 22। ठीक है, पहले ध्यान रखिए कि किरातार्जुनीयम कुल 18 सर्गों में है। यह मूलतः वीर रस का काव्य है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किरातार्जुनीयम में कौन सा रस प्रधान है, किंतु इसकी रीति वैदर्भी है। ठीक है, इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। अभी आपने ऊपर देखा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो आदि पर्व से लिया गया था, जबकि किरातार्जुनीयम वन पर्व से। मैंने बताया था कि 18 पर्वों की चर्चा की गई। किरातार्जुनीयम में कुल 1040 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में शिव को प्रसन्न करके अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें शिव और अर्जुन की चर्चा की गई है और पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। किरातार्जुनीयम की सबसे जो खास विशेषता है कि इसके सर्ग का आरंभ श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस रचना की शुरुआत श्री शब्द से होती है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। आप देख रहे हैं कि दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द चेंज हो जा रहे हैं। किरातार्जुनीयम का काव्य नायक अर्जुन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर स्मरणीय तथ्यों पर बात करें तो भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखिए कि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध थे और भारवी अर्थ गौरव के लिए फेमस हैं, और कहा भी जाता है भारवेर अर्थ गौरवम। भारवी विचित्र मार्ग के प्रतिपादक भी हैं। ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाए विचित्र मार्ग के प्रतिपादक कौन है? भारवी। नारिकेल फल संमितः वाचो, यह भारवी के बारे में आचार्य मल्लीनाथ ने कहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग अति क्लिष्ट होने के कारण
पाषाण त्रय कहे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारवी चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी का एकाक्षरी श्लोक न नो नो नुन्नु प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए, कभी भी परीक्षा में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को सुने होंगे, न न नन्नू को तुरंत आप पकड़ लेंगे कि ये भारवी का एकाक्षरी श्लोक है। अगले जो रचनाकार हैं उन पर बात करें तो उनका नाम है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। श्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा थे। देखिए, श्रीहर्ष मम्मट के मामा थे, वही मम्मट जिन्होंने कि काव्य प्रकाश लिखा है। उनको हिंदी में भी पढ़ा जाता है, संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत, और संस्कृत में भी उनका अहम स्थान है। इसके पहले आपने देखा दंडी और भारवी का आपसी रिलेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीहर्ष और मम्मट एक दूसरे के मामा भांजे। इनके प्रमुख आश्रयदाता कन्नौज राजा जयचंद थे। हर्ष के पिता हीर एवं माता मामल्य देवी थी। मामल्य देवी थी, ये ध्यान रखिए, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था, हीर, और माता मामल्य देवी। इन्हें सम्मान में जयचंद 2 पान और सिंहासन देते थे श्रीहर्ष को। नैषधि चरितम 22 सर्गों में विभक्त इनकी एक रचना है। इस ग्रंथ में नल दमयंती के प्रणय विवाह का वर्णन है। नैषधि चरितम ये भी उसी बृहत्त्रयी का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें कि 22 सर्ग हैं। इसमें अगर श्लोकों की बात करें तो कुल 2830 श्लोक हैं। इसका अंगी रस यानी कि प्रमुख रस श्रृंगार एवं रीति वैदर्भी है। इसका उपजीव्य यानी कि जो आधार है महाभारत का वन पर्व है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं महाभारत का वन पर्व, जैसे कि किरातार्जुनीयम है वैसे ही नैषधि चरितम में। यह विद्वानों के लिए औषध माना जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है वैषधम विद्वधौषधम। यह काव्य ग्रंथ काशी में रचा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्चुअल पॉइंट, जो लोग बनारस के होंगे, काशी से अपना संबंध रखते होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि नैषधि चरितम की रचना काशी में हुई है श्रीहर्ष द्वारा। अगर कुछ स्मरणीय तथ्यों पर बात करें तो श्रीहर्ष ने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा है। खुद अपने आप को इन्होंने कहा अमृत रूपी चंद्रमा। नैषध बृहत्त्रयी का तीसरा रत्न है, जैसा कि मैं बोल रहा था। नैषध में कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। श्रीहर्ष शैव थे, एक तरीके से आपने देख लिया। कालिदास भी शैव थे, श्रीहर्ष भी शैव थे। अभी एक और हमने रचनाकार के बारे में बताया, वो भी शैव थे। तो ध्यान रखिए कि कौन किस चीज़ को मानने वाला। अगले रचनाकार के बारे में बात करें तो उनका नाम है दंडी। दंडी आप जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो भी इनको पढ़ना है, तो आप इनसे पहले से भी परिचित होंगे, लेकिन संस्कृत साहित्य में क्या इनका योगदान है उसको देख लेते हैं। आचार्य दंडी ने अवंत सुंदरी कथा में अपना परिचय दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछ लिया जाता है कि अपने बारे में किस रचना में दंडी ने बताया है। अपने बारे में तो बताया ही, साथ ही भारवी के बारे में भी बताया कि वो कौन थे। इनके पिता का नाम वीरदत्त तथा माता का नाम गौरी था। ये कांची के राजा नरसिंह वर्मन के आश्रित थे। ये भी साउथ से ही इनका रिलेशन दिख रहा है। दंडी का समय 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनकी कुछ रचनाओं पर बात करें तो दश कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य, छंदोविच्छित, कला परिच्छेद, ये कुछ इनकी रचनाएं। इसमें दश कुमार चरितम पर चर्चा करें तो दश कुमार चरितम एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं। इसमें 10 राजकुमारों का रोमांस वर्णन है। ठीक है। इसके पहले हमने देखा एक ऐसी रचना थी जिसमें कि 31 राजाओं की बात कही गई थी, दश कुमार चरितम। इस रचना के शीर्षक में ही इसकी विषय वस्तु छिपी हुई है। और कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप, अभी मैं एक जगह देख रहा था, उसमें लिखा था कि मोहन के पिता के 4 बेटे हैं। मोहन के पिता के 4 बेटे हैं, रमेश, सुरेश, महेश, ऐसे लिख दिया। पूछा था कि चौथा बेटा कौन है, तो कई लोग अलग अलग आंसर दिए थे। कईयों ने कहा कि प्रश्न में ही छिपा हुआ है मोहन। तो उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 कुमार चरितम लिखा हुआ है, तो 10 कुमारों की चर्चा की गई है 10 कुमार चरितम। इस पर गुढ़ाढ्य की बृहत कथा का प्रभाव है। दंडी के विषय में प्रसिद्ध है, त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कथन। 10 कुमार चरितम के बाद जो रचना है काव्यादर्श, काव्यादर्श भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें कुल 4 परिच्छेद हैं। अगर स्मरणीय तथ्यों की बात करें दंडी के बारे में तो दंडी गद्य शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी शैली वैदर्भी है। इसके बाद अगले रचनाकार के बारे में बात करें तो हर्ष नाम है। इसके पहले हमने श्री हर्ष के बारे में बात की, यहाँ पर हर्ष की बात कर रहे हैं। राजा हर्ष या हर्षवर्धन का समय 7वीं शताब्दी ईसा का पूर्वार्ध है।
इनका जन्म स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास हुआ था। वहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने बाण, मयूर आदि कवियों को आश्रय दिया था। खासतौर से बाणभट्ट को इन्होंने अपना दरबारी लेखक बनाया था। इन्होंने कुल 3 रचनाएं की, जिनमें कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद का नाम प्रमुख है। ठीक है, तो खासतौर से यही ध्यान में रखिए। अगले जो रचनाकार हैं बाणभट्ट, जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। बाणभट्ट ने कादंबरी लिखा है। यह कवि कल्पित कथानक पर आधारित होने के कारण कथा नामक गद्य काव्य है। उच्छ्वास, अध्याय आदि में इसका विभाजन नहीं किया गया है। पूरी कथा का 2/3 भाग बाण ने लिखा और इसका 1/3 भाग इनके पुत्र ने इसमें जोड़ दिया। अगला पॉइंट है कि कादंबरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीठ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। इसीलिए आलोचकों ने एक स्वर से कहा बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम। ये कहा जाता है कि जो कुछ है वो सब बाण का जूठा है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, अगले जो रचनाकार हैं वो है माघ, महाकवि माघ। माघ का समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। इनके पितामह राजा सुप्रभदेव वर्मलात के सर्वाधिकारी थे। इनके पिता का नाम दत्तक और माता का नाम ब्राह्मी था। माघ द्वारा लिखा गया एकमात्र ग्रंथ है शिशुपाल वधम, जो कि कुल 20 सर्गों में बटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि भारवी द्वारा लिखा गया एकमात्र था किरातार्जुनीयम, यहाँ पर माघ द्वारा लिखा हुआ शिशुपाल वधम है। तो इस तरीके की रचनाओं को एकदम आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए। अगर शिशुपाल वधम की चर्चा करें तो बृहत्त्रयी का यह द्वितीय रत्न ग्रंथ माना जाता है। शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग हैं और अगर श्लोकों की बात करें तो 1650 श्लोक हैं। इसका उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अलग पर्व की बात आई, सभा पर्व। अब तक 3 रचनाओं पर हमने चर्चा किया, उसमें से 2 रचनाएं वन पर्व पर आधारित थी और एक रचना आदि पर्व पर थी। आपने अपने ध्यान में रखा होगा। अब ये चौथी रचना जो आ रही है वो सभा पर्व पर है। अगर बात करें शिशुपाल वधम महाकाव्य के नायक की, तो नायक हैं श्री कृष्ण और इसमें रस की प्रधानता है, वीर रस। इसका सर्गारंभ एवं सर्गांत श्री शब्द से हुआ है। तो अभी इससे पहले मैंने किरातार्जुनीयम पर चर्चा की थी, तो उसका सर्ग श्री से शुरू हो रहा था लेकिन लक्ष्मी से अंत हो रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्री से शिशुपाल वधम की शुरुआत भी है और अंत भी है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिशुपाल वधम में रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है, एक पर्वत रैवतक, जिसका वर्णन शिशुपाल वधम में हुआ है। अगर स्मरणीय तथ्यों पर बात करें तो उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित्य, इन तीनों गुणों की बहुलता के कारण माघे संति त्रय गुण उक्ति कवि वृंद में बहुश्रुत है। यानी कि उपमा के लिए कालिदास जाने जाते थे, अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते थे, पद लालित्य के लिए दंडी जाने जाते थे और ये तीनों के लिए जाने जाते हैं माघ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माघ वैष्णव भक्त कवि थे। अभी तक मैंने शैव भक्त कवियों के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर देख रहे हैं आप अलग तरीके के कवि आपको दिखाई पड़ रहे हैं। माघ जो कि वैष्णव थे। माघ की शैली गौड़ी थी। माघ को मालिनी छंद सबसे ज़्यादा प्रिय था। अगले जो रचनाकार हैं राजशेखर। राजशेखर महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश के निवासी थे। अमूमन आप विदर्भ के खिलाड़ियों के बारे में जानते होंगे, जो कि महाराष्ट्र में है। खिलाड़ियों के साथ साथ पहले किसानों की आत्महत्या से संबंधित ये क्षेत्र माना जाता था। राजशेखर का संबंध उसी एरिया से है जो कि महाराष्ट्र में है। इनका समय 880 से 920 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम दुर्दुरक एवं माता का नाम शिलवती था। इनकी पत्नी अवंती सुंदरी थी। ये ब्राह्मण थे। ये कन्नौज नरेश महेंद्र पाल के आश्रय में रहते थे। इन्होंने 5 ग्रंथों को लिखा है, जिसमें कि काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत या इसको प्रचंड महाभारत भी कहा जाता है, विद्वास साल भंजिका और कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना। खासतौर से काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी को आप ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते हैं। अगर काव्य मीमांसा पर बात करें तो यह कवि शिक्षा परक ग्रंथों का प्रवर्तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी राजशेखर की बात होती है तो शिक्षा परक, कवि शिक्षा परक इन्होंने ग्रंथों की रचना की है। काव्य मीमांसा कुल 18 अधिकरण में है। इसमें कवि रहस्य नामक अधिकरण ही उपलब्ध है। बाल रामायण 10 विशाल अंकों में राम कथा वर्णित है। बाल भारत में महाभारत की कथा का वर्णन है। विद्यशाल भंजिका 4 अंकों की नाटिका है। ठीक है। कर्पूर मंजरी
प्राकृत भाषा में रचित 4 जवनिकाओं की सुंदर नाटिका है। अगर स्मरणीय तथ्य पर बात करें तो राजशेखर ने साहित्य को पंचमी विद्या कहा है। इनकी उपाधि कवि शेखर की थी। तो ध्यान में रखिए कि कवि शेखर की उपाधि किसको दी गई? राजशेखर को। तो ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको राजशेखर याद है तो कवि शेखर भी याद ही हैं। ठीक। अगले रचनाकार हैं मम्मट। अभी हमने पहले बताया कि ये किसी के मामा थे, मम्मट। इनको कहा जाता है ध्वनि प्रतिष्ठापक परम आचार्य एवं वाग देवतावतार के रूप में प्रसिद्ध है। ये कई इंपॉर्टेंट है। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि किसको दी गई है? मम्मट को। इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास एवं 142 कारिकाएं हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अलंकार जगत के सभी काव्य सिद्धांतों को समाहित करते हुए काव्य स्वरूप एवं अंगों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। अगर स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो काव्य प्रकाश की 70 से भी अधिक टीकाएं हैं। तो ये मम्मट के बारे में था। और अगले जो रचनाकार हैं विश्वनाथ। ये कलिंग नरेश नरसिंह देव के महासंधि विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। वैष्णव मत से संबंध रखते थे। साहित्य दर्पण इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसमें कुल 10 परिच्छेद हैं। इसमें एक ही स्थान पर नाटक एवं काव्य का विवेचन मिलता है। तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। आमतौर पर आपने शब्द शक्तियों की संख्या 3 सुनी होगी, लेकिन विश्वनाथ ने चौथी शब्द शक्ति का नाम दिया, यानी कि अभिधा लक्षणा व्यंजना के बाद तात्पर्य नामक इन्होंने एक चौथी शब्द शक्ति का उल्लेख किया है। वो कहाँ मिलता है? साहित्य दर्पण में। अगर स्मरणीय तथ्यों पर बात करें तो विश्वनाथ ने काव्य प्रकाश पर दर्पण नाम से एक टीका भी लिखी। इसके अलावा राघव विलास, कुवलय चरित, प्रशस्ति रत्नावली और अन्य इनकी कृतियां हैं। तो साहित्य दर्पण को ध्यान में रखिए कितने परिच्छेदों में है। और सारी चीज़ें मैंने बताई जितने भी रचनाकारों के बारे में। उम्मीद है कि एक एक पॉइंट आप समझ गए होंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, जब दोबारा इस वीडियोज़ को सुनेंगे या फिर नोट्स बनाएंगे या फिर परीक्षा में बैठने जाएंगे, तो अगर कहीं से भी इसमें से प्रश्न आता है तो मेरी ध्वनि आपके कानों तक पहुंचेगी और आपके सभी उत्तर सही हो जाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करके लेक्चर्स बनाता हूं। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए